गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ऋग्वैदिक काल। चूँकि आप जानते हो कि इससे पहले मैंने पाषाण काल पढ़ाया, पाषाण काल के बाद हम देखे सिंधु घाटी सभ्यता, और आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल के जितने भी प्रश्न हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी समझा देती हूँ। थ्योरी को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है? उसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वैदिक सभ्यता, ठीक है? तो चलिए फिर थोड़ा सा हम लोग थ्योरी समझते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सेशन को। तो याद रखिएगा वैदिक सभ्यता, है ना? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक है हमारा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा होता है हमारा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम लोग जो एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, हम सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में आर्य आए, कहाँ से आए, उनका निवास क्षेत्र कहाँ था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रारंभिक निवास क्षेत्र कहाँ था, धीरे धीरे उनमें क्या बदलाव आया, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सामाजिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था, ठीक है? इसके बारे में हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा ऋग्वैदिक काल के टाइम पीरियड को, ठीक है? तो इसका टाइम पीरियड क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके टाइम पीरियड के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है पूरी वैदिक सभ्यता का। पूरी वैदिक सभ्यता में आपका ऋग्वेद काल आएगा, उत्तर वैदिक काल आएगा। तो टाइम पीरियड लिख लीजिएगा 1500 से 600 BC, और BC को आप लोग ईसा पूर्व भी बोल सकते हो, ठीक है? तो इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC, ठीक है? और इसका टाइम हो जाएगा 1000 से 600 BC, यानी कि ईसा पूर्व। अब हमें पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से, ऋग्वेद से, ठीक है? ऋग्वैदिक काल को आप लोग पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? पूर्व वैदिक काल भी आप इसे बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसकी जानकारी हमें मिलती है यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, ऐसा पूछा जाए तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें मिलती है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। तो इस तरह से आपको वैदिक सभ्यता का टोटल टाइम पीरियड याद करना है। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल, ठीक है? तो चलिए फिर अब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई, आर्य कौन थे, और हम लोग वैदिक सभ्यता में मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता में हम आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आर्यों के बारे में। तो आर्यों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, चूंकि हम वैदिक सभ्यता में किसके बारे में पढ़ते हैं? आर्य। तो आर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है? आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है?
मध्य एशिया कहाँ पर पड़ता है ये भी हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इनके आने के संबंध में भी कुछ विद्वानों में क्या है, अलग अलग बातें बोली गई है। तो मध्य एशिया से आए हैं करके हमारे एक विद्वान हैं जिनका नाम है मैक्स मूलर। तो साहित्यकार या इतिहासकार या विद्वान मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। ठीक है, तो अलग अलग जो हमारे विद्वान हैं, ठीक है, इतिहासकार हैं, वो आर्यों के आगमन के संबंध में अलग अलग बातों को बताते हैं। तो आपको ध्यान देना है और इसे नोट करते हुए चलना है। सभी बच्चे नोट करते हुए चलेंगे, जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आर्यों के आगमन के संबंध में हमारे मैक्स मूलर का कहना है कि वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो चलिए फिर लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है कि आर्य कहाँ से आए थे। दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। ठीक है, तो लिखते हुए चलेंगे। दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य तिब्बत से आए थे। उसके बाद हमारे बाल गंगाधर तिलक का कहना है, बाल गंगाधर तिलक इनका कहना है कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो सबसे पहले आर्यों के आगमन के संबंध में कुछ विद्वान एवं इतिहासकार ने क्या क्या कहा है इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आगमन के संबंध में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। उसके बाद जो दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने आर्यों के आगमन के संबंध में कहा है कि आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मध्य एशिया को देख लेते हैं। मध्य एशिया यूरोप और एशिया के बीच का क्षेत्र। तो हम यहाँ पर देखते हैं यूरोप महाद्वीप। मान लो यहाँ पे क्या है, यूरोप महाद्वीप है ना। कल मैं आप लोगों के लिए इसका मैप लेकर आऊँगी, आज तो लेके नहीं आई हूँ, तो फिलहाल आप ऐसे ही देख लीजिए। यूरोप के पूर्वी भाग में पड़ता है हमारा आल्प्स पर्वत। मान लो ये क्या है, हमारा आल्प्स पर्वत है, ये यूरोप के पूर्वी भाग में पड़ता है। तो यूरोप का पूर्वी भाग, इधर पूर्वी भाग में है आल्प्स पर्वत, और ये आल्प्स पर्वत के आगे आपको दिखेगा, ठीक है, मध्य एशिया। तो आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यूरोप के पूर्वी भाग नहीं, यूरोप के आगे एक आल्प्स पर्वत है ना। यूरोप के आगे एक आल्प्स पर्वत है, और इस आल्प्स पर्वत, इसको आप लोग मानेंगे आल्प्स पर्वत, मानेंगे नहीं, बिल्कुल है, इसके पूर्वी भाग में है मध्य एशिया। और इधर आगे देखेंगे तो आपको एशिया महाद्वीप देखने को मिलता है, एशिया महाद्वीप देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के सामने में पड़ता है आल्प्स पर्वत, और आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित है मध्य एशिया। इसी मध्य एशिया से आर्य आए थे हमारे पश्चिमोत्तर भारत वाले एरिया में। ठीक है, इसी मध्य एशिया से आर्य आए थे हमारे पश्चिमोत्तर भारत वाले एरिया में। और शुरू में कहाँ पर इनका निवास स्थान था, तो शुरू में आर्यों का निवास स्थान था अफगानिस्तान। शुरू में आर्यों का निवास स्थान था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में। आपसे पूछा जाता है कि जब आर्य आए थे तो उनका प्रारंभिक निवास क्षेत्र क्या था। तो शुरुआत में जब आर्य आए थे हमारे भारत देश में, तो उनका जो प्रारंभिक निवास स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। सप्त सैंधव प्रदेश में उस दौरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र काउंट होते थे। और सप्त सैंधव का अर्थ आपको याद रखना है, 7 नदियों की भूमि को
सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। और प्रारंभिक आर्यों का जो निवास स्थान था इसी सप्त सैंधव प्रदेश में था। तो आर्य आए मध्य एशिया से और प्रारंभ में वो सप्त सैंधव प्रदेश वाले स्थानों में उनका निवास स्थान था। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को याद हो गया होगा कि प्रारंभिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ पर है। लेकिन ये हम कर रहे हैं बात ऋग्वेद की, लेकिन धीरे धीरे जब ये उत्तर वैदिक काल की तरफ अग्रसर होंगे तो इनका जो निवास स्थान है वो गंगा यमुना दोआब तक पहुंच जाएगा। प्रारंभ में इनका निवास स्थान सिर्फ यहीं तक है, लेकिन धीरे धीरे इनमें विकास होगा और इनका साम्राज्य कहाँ तक पहुंच जाएगा, गंगा यमुना दोआब तक पहुंच जाएगा। तो आपको याद हो गया होगा कि आर्य की भाषा क्या थी, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। भाषा के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा था, आर्यों की भाषा थी संस्कृत, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य अपने आप को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और विद्वान समझते थे, ठीक है। आर्य अपने आप को कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ और विद्वान समझते थे और जिनको भी संस्कृत नहीं आती थी उन्हें ये अनार्य कहा करते थे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता जो है पूरी तरीके से आर्यों की संस्कृति, उनके कल्चर, उनके सामाजिक जीवन, उनके धार्मिक जीवन और उनके राजनीतिक जीवन के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो मैं इसी को पूरे डिटेल में आप लोगों को बताते हुए चल रही हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ MCQ भी करवाऊंगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चूँकि हम लोग अभी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड अभी 1 से 2 दिन पूरा MCQ करने वाले हैं। तो जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे आप प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर हम इसी से रिलेटेड MCQ करेंगे। तो सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ शामिल थी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ शामिल थी। तो सप्त सैंधव प्रदेश में आपकी शामिल थी सिंधु नदी, ध्यान दीजिए, सप्त सैंधव प्रदेश में आपकी शामिल थी सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी को आज हम सिंधु नदी कहते हैं। वितस्ता, ठीक है, इसका आधुनिक नाम है झेलम। वितस्ता जो कि सप्त सैंधव नदियों में शामिल थी, इसका आज आधुनिक नाम है झेलम। अस्किनी, इसका आधुनिक नाम है चिनाब। परुष्णी, रावी, इसका आधुनिक नाम है विपाशा, आधुनिक नाम है व्यास। शत्रुदी, आधुनिक नाम है सतलज। सरस्वती जो अब विलुप्त हो गई है या सूख गई है ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे ज़्यादा पवित्र नदी थी, ठीक है। आपको ध्यान देना है, जो हमारी सरस्वती नदी थी उसे ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेतमा, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में जो हमारी सरस्वती नदी थी, इस नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है। और सप्त सैंधव प्रदेश की इस नदियों को याद करने के लिए चलो हम लोग ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग वी वालों को अलग कर लेते हैं, ए वालों को अलग कर लेते हैं और एस वालों को अलग कर लेते हैं। तो वी वालों को अलग करते हैं, विपाशा और विस्तता, ठीक है। तो V2 याद कर लो, विपाशा और वितस्ता, विपाशा और वितस्ता, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लो V2। उसके बाद हमारे पास बच गया है एस वालों का, ठीक है। तो सिंधु और सरस्वती और शत्रुदी, सिंधु, सरस्वती और शत्रुदी, तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं S3 के नाम से। हमें कुछ भी हो या चाहे हम लोग कुछ भी ट्रिक बनाएं, हमें याद करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोग इसे बनाएंगे S3। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया है, परुष्णी बच गया है ना, परुष्णी बच गया है, अस्किनी बच गया है, ठीक है। परुष्णी और अस्किनी बच गया है, तो इसे हम लोग याद करेंगे PA के नाम से। अब काउंट कीजिए कितना हुआ, 7 हुआ है कि नहीं हुआ है। V2 S3 5 6 7, तो इसे आप लोग याद करेंगे, ठीक है। विपाशा और वितस्ता, विपाशा और विस्तता याद कर लो। विपाशा मतलब आपका हो जाता है व्यास
विपाशा मतलब आपका हो जाता है व्यास, और एक वी फॉर हो जाएगा वितस्ता, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंधु, S3 में सिंधु, शत्रुदी, ठीक। उसके बाद आपका हो जाता है सरस्वती, सिंधु, शत्रुदी और सरस्वती। P फॉर हो जाएगा आपका परुशनी, और A फॉर हो जाएगा अस्किनी। तो इस तरह से आप सप्त सैंधव प्रदेश की नदियों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरह से आप सप्त सैंधव प्रदेश के नदियों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को याद हो गया होगा जो हमारे ऋग्वैदिक कालीन आर्य हैं उनका प्रारंभिक निवास स्थान कौन सा क्षेत्र था। तो सप्त सैंधव क्षेत्र था, और इसके लिए हमने ट्रिक बनाया हुआ है V2S3PA, ठीक है। तो सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक काल में किस किस नाम से जाना जाता था। तो सरस्वती नदी को हम ऋग्वैदिक काल में नदी तमा, माते तमा और देवी तमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नदियों के बारे में बात आई है तो हम लोग एक दो फैक्ट और जान लेते हैं। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में बार बार हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में बार बार हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में बार बार हुआ है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। तो ऋग्वेद में, ठीक है, यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, और ध्यान दीजिएगा सिंधु नदी का उल्लेख बार बार हुआ है हमारी ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में। चलिए फिर याद हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं कि और कौन कौन सी नदियां थी ऋग्वेद में, ठीक है। तो परुशनी जिसका आधुनिक नाम है रावी, वितस्ता जिसका आधुनिक नाम है झेलम, अस्किनी आधुनिक नाम है चिनाब, विपाशा आधुनिक नाम है व्यास, गोमती, गोमल, क्रुबु, कुर्रम, कुभा, काबुल, ये सारी ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, ठीक है। सुवास्तु, स्वात, धृष्भृति, घग्गर, शत्रुदी, शतलज, सदानीरा, गंडक, ठीक है। हिरण्यनी, सिंधु नदी का एक और नाम है हिरण्यनी, ठीक है। हिरण्यनी नदी कहा जाता था सिंधु नदी को, तो याद रख लीजिएगा। तो ये सारी जो नदियां हैं वो ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप सभी से जो क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से बन जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सैंधव प्रदेश के नदियों को आप देख सकते हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है, सिंधु, सरस्वती। तो ये है हमारा सप्त सैंधव प्रदेश। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी। तो चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ऐसे लिखिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं पूछा जाता है। ऋग्वेद में मंडल हैं 10। ऋग्वेद में मंडल हैं 10, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, मंत्र है 10,580। उसके बाद ऋचाएँ हैं 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मंडल कितने हैं हमारे 10 हैं, मंत्र कितने हैं 10,580, ऋचाएँ कितने हैं 10,462, ठीक। अब इसी ऋग्वेद के जो हमारा मेन मंडल है, तीसरे मंडल जो है वो गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा चौथा मंडल कृषि के बारे में उल्लेख करता है, और इसी में जो हमारा 7वां मंडल है इसमें दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर हम चलें 10वें मंडल में,
तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है और इसी वर्ण व्यवस्था को मैंने पुरुष सूक्त कहा है। ठीक है, इसी वर्ण व्यवस्था को मैंने क्या कहा है, पुरुष सूक्त कहा है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर हम वर्ण व्यवस्था को देख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो क्या था? वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेदिक काल की अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण व्यवस्थाएं मौजूद थी। लेकिन ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी, कर्म मूलक थी। ये जो वर्ण व्यवस्था थी कैसी थी? कर्म मूलक थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये जन्म मूलक हो जाती है। मतलब यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में अगर ब्राह्मण, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ब्राह्मण का कार्य करना चाहे तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति हो अगर किसान का कार्य करना चाहे तो वो किसान ही कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर लोग चूज कर सकते थे कार्यों को और उसके आधार पर उसकी वर्ण व्यवस्था तय होती थी। लेकिन जैसे 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 हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़े, वहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या हो गई? जन्म मूलक हो गई। अर्थात उत्तर वैदिक काल से जो ब्राह्मण का बेटा होगा वो ब्राह्मण ही बनेगा। ठीक है, नाई का बेटा होगा वो नाई ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा होगा वो क्या होगा? क्षत्रिय ही होगा। तो इस तरह की व्यवस्था जो थी वो उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पठन पाठन, ठीक है, या शिक्षा देने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता था, क्षत्रिय, युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता था, व्यापार करने वाला व्यक्ति वैश्य कहलाता था और शूद्र जो होता था वो तीनों वर्णों की क्या करता था? सेवा करता था। ठीक है, मजदूर, कृषक वर्ग के लोग शूद्र कहलाते थे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, और अच्छे से समझते हुए चलना है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ की स्त्रियों की दशा के बारे में बात करूँ, ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में जो स्त्रियां थी वो पढ़ लिख सकती थी और यज्ञ कार्य में अपने पति के साथ भाग भी ले सकती थी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में हमें अलग अलग प्रकार की विदुषी महिलाओं का भी वर्णन मिलता है, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसे इत्यादि विदुषी महिलाओं का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेदिक काल में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं होता था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह विदुषी महिला है ना, विदुषी महिला जो कि तप साधना कर रही है। विदुषी मतलब विद्वान महिलाएं जो कि अत्यंत पढ़ी लिखी होती थी। और यहाँ पे बाल विवाह का तस्वीर मैंने दिखाया था कि ये प्रथा नहीं थी ऋग्वेदिक काल में, ये पर्दा प्रथा भी नहीं थी ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, और यहाँ पर यह व्यवस्था विद्यमान थी कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। मतलब यहाँ पर स्त्रियों को लेके कोई भी ऐसा कष्टदायक वाली चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही है। स्त्रियों की जो स्थिति थी काफ़ी उन्नत थी ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, स्त्रियों को सम्मानजनक पद प्राप्त होते थे, है ना, मतलब स्त्रियों की कंडीशन थी वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जैसे 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 हम लोग उत्तर वैदिक काल में बढ़ेंगे तो स्त्रियों की दशा में काफ़ी गिरावट आ जाती थी। और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता है। तो इस स्थिति को आपको ध्यान देना है कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाएं आपको ऋग्वेदिक काल में देखने को मिलती है। अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन डील करते हुए आप लोगों को यहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में भी बताते हुए चलूंगी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अभी। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति के संबंध में कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे हम प्रश्नों को देखते हैं। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वे यज्ञों में भाग लेती थी,
बाल विवाह प्रचलित था, वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। तो यहाँ पर चलो प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, बिल्कुल सत्य है। वे यज्ञों में अपने पति के साथ भाग लेती थी, ये भी सत्य है। बाल विवाह प्रचलित था, नहीं था। तो हमारे पास यहाँ पूछा गया है कि संबंध में कौन सा असत्य है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाता है, ये असत्य हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा असत्य हो जाता था, क्योंकि वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक थी। ठीक है, महिलाओं को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था, वे पुनर्विवाह कर सकती थी, बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, और यहाँ पर महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। अपने पति के छोटे भाई अर्थात देवर के साथ भी वो पुनर्विवाह कर सकती थी। तो ये सारी प्रथाएं ऋग्वैदिक कालीन समाज में मौजूद थी। और ऋग्वैदिक कालीन समाज भी कौन सा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। और ऋग्वैदिक कालीन समाज भी ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता नहीं थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। और ऋग्वैदिक काल में जो आर्य होते थे वो कबीले के रूप में जीवन जीते थे। ठीक है, धीरे धीरे मैं सभी बातों को डील करते हुए चलूंगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाजु किसे कहा जाता था? विधवा स्त्री, आजीवन विवाहित रहने वाली कन्या, यज्ञ कराने वाली पुरोहित या योद्धा? तो मैंने अभी कहा कि जीवन भर जो कन्या अविवाहित रहती थी ऐसे कन्या को हम क्या बोलते थे? अमाजु बोलते थे। क्या बोलते थे? अमाजु बोलते थे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम के एग्जाम में। ठीक है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन कौन से संहिता में देखने को मिलता है? ये उत्तर वैदिक काल की स्थिति होगी। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन कौन से संहिता में देखने को मिलता है? मैं क्वेश्चन बना रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन कौन से संहिता में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है मैत्रेयनी संहिता में। ये मिलता है आपको मैत्रेयनी संहिता में देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो चैप्टर है ये आपके उत्तर वैदिक काल में बनेगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उन्नत है। ये स्थिति होगी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की। ठीक है, ध्यान दे रहे हो कि नहीं सभी बच्चे? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्य जो थे, ठीक है, प्रकृति को देवताओं के रूप में पूजते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, या कई बार से क्वेश्चन में आया भी है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कौन माने जाते थे? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता जो माने जाते थे वो थे इंद्र। कौन थे? इंद्र। इनके लिए ऋग्वैदिक काल में कितने सूक्तों का उल्लेख किया गया है, या इंद्र का नाम कितने बार आया है? तो 250 बार। तो 250 सूक्त इंद्र के लिए प्रयोग किए गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, और अग्नि के लिए 200 सूक्त प्रयुक्त किए गए हैं, और वरुण देव के लिए 30 सूक्त प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, यह दोहराया गया है इनका नाम। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 और वरुण देव के लिए 30 सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। इंद्र प्रमुख देवता थे और उन्हें पुरंदर कहा जाता था। अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे। ठीक है, इस काल में मूर्ति पूजा और जटिल अनुष्ठानों का प्रचलन था। वरुण को नैतिक व्यवस्था यानी कि ऋत का संरक्षक माना जाता था। इंद्र प्रमुख देवता थे, उन्हें पुरंदर कहा जाता था। अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे, ये भी सही है। इस काल में मूर्ति पूजा और जटिल अनुष्ठानों का प्रचलन था क्या? नहीं था। और वरुण को नैतिक व्यवस्था ऋत का संरक्षक माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो समझना है आप लोगों को, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य प्रकृति को ही देवता मानकर इनकी पूजा करते थे। वर्षा के देवता, ठीक है,
वर्षा के देवता यहाँ पे पर्जन्य को माना गया है, ठीक है। इंद्र को युद्ध का देवता मानते थे, ठीक है, इंद्र को युद्ध का देवता मानते थे। वर्षा का देवता पर्जन्य को माना गया है। आकाश के देवता ध्रुव को माना गया है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा ये किया करते थे। लेकिन हमें तो यहाँ पर मूर्ति पूजा की चर्चा की ही नहीं गई है। हमने तो कभी ऋग्वेद में मूर्ति पूजा के बारे में, मंदिर के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट 3 जो होता है वो गलत हो जाता है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वैदिक देवताओं और उनके कार्यों के संदर्भ में असंगत जोड़ी की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो देखिएगा, इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता, हालांकि पर्जन्य को भी हम वर्षा का देवता बोले हैं, लेकिन इंद्र को भी हम लोग वर्षा और युद्ध के देवता के नाम से ये जाने जाते थे। अश्विन स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता, पर्जन्य तूफान और वर्षा के देवता, और ये सभी सही हैं, ये सभी सुमेलित हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बोला गया है असंगत। तो असंगत युग्म हमारा डी हो जाता है। जो पूषण थे वो पशुओं के देवता थे, पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे, पशुओं के देवता थे, पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे। इस तरह से हमारा विकल्प डी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन की विशेषता नहीं थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्रों का पाठ, घर और समुदाय के स्तर पर यज्ञों का आयोजन, ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठानों का एकाधिकार, मूर्तियों का निर्माण और पूजा। तो हमारा विकल्प डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है, थ्योरी को समझना है और समझते हुए आंसर लगाना है, ठीक है जी। चलो आगे, ऋग्वैदिक समाज में धार्मिक अनुष्ठानों में दी जाने वाली दक्षिणा में क्या शामिल नहीं था? तो गाय, सोना और घोड़े शामिल थे, वस्त्र और भूमि के टुकड़े शामिल थे, पवित्र जल, अन्न, तो ये शामिल नहीं था हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो समझ पा रहे हो कि नहीं, कमेंट करके आपको बताते हुए चलना है। बाकी जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके ऋग्वैदिक काल से, मैं सारे प्रश्नों को आप लोगों को करवाते हुए चलूँगी, तो टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलो अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो ऋग्वैदिक देवताओं से संबंधित हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को पढ़िए। ऋग्वेद, इंद्र ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्हें पुरंदर यानी कि कीलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता है, सही है। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ संदेशवाहक माना जाता है, बिल्कुल सही है। वरुण को ब्रह्मांडीय व्यवस्था ऋत का संरक्षक माना जाता है, बिल्कुल सही है। अभी मैं बताऊंगी कि ऋत क्या होता है, ऋत शब्द का मीनिंग क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो इस तरह से आप लोगों का जो आंसर आ जाता है इस क्वेश्चंस का 1, 2, 3 हो जाता है। तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अब ऋत को समझेंगे, आगे समझेंगे। अभी कुछ सवालों को हल कर लेते हैं उसके पश्चात। यहाँ पर फिर दिया गया है, हाँ, तो आंसर हो जाते हैं हमारा 1, 2, 3, सेम क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं कि हर रोज सूरज पूर्व से उगता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऋत के बारे में देखते हैं। ऋत का मतलब क्या होता है? प्रकृति और दुनिया की सही व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति और दुनिया की सही व्यवस्था, यानी ऐसा नियम जो सबको ठीक तरह से चलाता है, अर्थात ऐसा नियम जो सबको ठीक तरह से चलाता है, जैसे कि सूरज का उगना, ऋतुओं का बदलना, दिन रात का होना, सब इसी नियम के कारण होता है। यह सत्य, न्याय और सही आचरण का भी नियम है। इसी व्यवस्था को, ठीक है, रक्षा कौन करते हैं? इस व्यवस्था की रक्षा वरुण देव करते हैं। अगर संक्षेप में बात करूं तो प्रकृति व संसार को सही ढंग से चलाने वाला सार्वभौमिक नियम। तो ध्यान दीजिएगा एक ही लाइन में, ठीक है। प्रकृति की जो व्यवस्था है, जैसे कि सूरज का उगना, वर्षा का होना, दिन रात का होना, ये सारे जो नियम होते हैं इसको चलाने वाले कौन है? ये सारे नियम को चलाने वाले हैं हमारे वरुण देव, ठीक है। इसी व्यवस्था को कहा जाता है ऋत। ऋत की वजह से ही सूरज का उगना होता है, रात दिन होता है, ठीक है। तो ये सारे जो नियम होते हैं उसी को बोला जाता है ऋत, ठीक। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल लिखा कि सूर्य हर रोज पूर्व से उगता है,
बारिश अपने मौसम में ही होती है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आना, नदियों का समुद्र की ओर बहना, सत्य बोलना और सही आचरण करना, ऋतुओं का समय पर बदलना, ये सारी चीज़ें होती है एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था या सार्वभौमिक नियम जिसको हम लोग बोलते हैं ऋत। ठीक है, चलिए फिर आगे। अब कई बार से प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे कितने वेद होते हैं। तो ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल या इसे हम लोग बोलते हैं पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से होती है ना। और कई बार से प्रश्न पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने वेद होते हैं हमारे? 4 वेद होते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि इनके उच्चारणकर्ता के बारे में बताइए। ठीक है, इनके उपवेद के बारे में बताइए। ये भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास और भी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को वेदों के बारे में बता देती हूँ कि हमारे कितने प्रकार के वेद होते हैं। तो हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं। एक है हमारा ऋग्वेद, एक है हमारा यजुर्वेद, एक है हमारा सामवेद, एक है हमारा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में हम लोग मंत्रों के बारे में पढ़ते हैं, मंत्रों स्तुतियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी नियमों के बारे में आप पढ़ोगे, संगीत के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू वशीकरण के बारे में आप पढ़ते हो। तंत्र मंत्र जादू वशीकरण के बारे में आप किस में पढ़ते हो? अथर्ववेद में पढ़ते हो। ठीक है, तो ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद में किसका संकलन है? मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद में आप य से यजुर्वेद याद रख लो, य से यज्ञ याद कर लो। यजुर्वेद में आप यज्ञ संबंधी नियमों को पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर मैं सामवेद की बात करूं, ठीक है, तो शाम का अर्थ होता है गान, और भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। ठीक है, उसके अलावा अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो तंत्र मंत्र, ठीक है, वशीकरण इत्यादि चीज़ों का वर्णन जो होता है वो अथर्ववेद में होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद करना है। और ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता है उसे होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम अध्वर्यु कहते हैं। इसमें जो मंत्रों का उच्चारण करता है सामवेद में उसे हम उद्गाता के नाम से जानते हैं, और अथर्ववेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है? हमारे पास यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, भाषा समूह को, यायावरी जन को, श्रेष्ठ वंश को। तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य। मैंने बताया था आर्य शब्द का अर्थ होता है, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ध्यान दीजिएगा, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं जी? बताइए एक बार कमेंट करके। मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शब्द को लेके, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आर्य ही लिखा हुआ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला एक उत्तम व्यक्ति। तो आर्य शब्द इंगित करता है एक उत्तम व्यक्ति को, एक श्रेष्ठ व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या है आपका? ऋग्वेद। ध्यान देना है आप लोगों को। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? पूछा जाता है ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? तो ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। और पूछा जाता है यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या होता है? पूछा गया है ना, गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद होता है
गंधर्ववेद, उसी तरह अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है? तो इसका उपवेद होता है शिल्पवेद, शिल्पवेद। नेक्स्ट, अब त्रयी नाम क्या है? ठीक है, 3 वेदों का, धर्म, संघ, युद्ध का, हिंदू धर्म के तीनों देवताओं का, 3 मौसमों का। तो याद रखिएगा 3 वेदों का अर्थ होता है त्रयी। तो त्रयी किससे किससे मिलकर बना है? त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल होते हैं? तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान दीजिएगा। त्रयी में शामिल होते हैं ऋग्वेद, त्रयी में शामिल होते हैं आपके ऋग्वेद, त्रयी में शामिल होते हैं आपके यजुर्वेद और त्रयी में शामिल होते हैं आपके सामवेद। ठीक है, इसमें अथर्ववेद को ऐड नहीं किया जाता, इसमें अथर्ववेद को ऐड नहीं किया जाता, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों को इसमें मिक्स किया जाता है और तीनों को मिलाकर त्रयी बोला जाता है। तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? त्रयी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में वर्ण शब्द सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। मैंने कहा था ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त अर्थात वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है, वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है, जिसमें मैंने नाम दिया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में ये जो व्यवस्था थी वो कर्म मूलक थी, लेकिन जैसे 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 हम लोग उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं ये व्यवस्था हो जाती है जन्म मूलक। तो चलो मैं ना 3-4 कॉन्सेप्ट आप लोगों को आज अच्छे से समझा देती हूँ, फिर हम लोग कल इसी से रिलेटेड प्रश्नों को आगे करेंगे, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे और प्रश्नों को बना पाओगे। तो मैं आपको 3-4 चीज़ें समझा देती हूँ। ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड मैं 3-4 बातें आप लोगों को समझा देती हूँ, इसको समझना आप लोग। ठीक है, कैसे समझोगे? आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? तो कुल, ग्राम, विश्व और जन, ये याद रखना। ठीक है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। जो कुल था, ठीक है, परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया, एक कुल में तो परिवार का मुखिया होगा ही ना। ठीक है, और जो परिवार का मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था। कुलप मतलब एक ही रक्त समूह के लोग। जैसे कि आपके घर में ही आपके फादर होंगे, आपके दादाजी होंगे, तो आपके दादाजी परिवार के मुखिया होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? कुलप कहलाएंगे। मतलब कुल का जो मुखिया होता था वो कहलाता था कुलप। अगर हम ग्राम की बात करें तो अनेक परिवार मिलकर, अनेक परिवार जब मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? ग्राम का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ग्राम का जो प्रमुख है वो क्या कहलाता है? ग्रामणी कहलाता है। देखिए, आप समझेंगे तो समझ लीजिए कि आपका भी गांव होगा और आपके पूरे गांव में सबके परिवार होंगे। ठीक है, तो अनेक परिवारों का समूह। ठीक है, गांव में सिर्फ आपका परिवार ही नहीं रहेगा, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के परिवार रहते हैं गांव में। ठीक है, आपको गांव में एक घर देखने को नहीं मिलेगा, कई सारे घर देखने को मिलेंगे। तो गांव में जो अनेक परिवार मिलकर, ठीक है, गांव में क्या है कि बहुत सारे परिवार मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? ग्राम का निर्माण होगा। और ग्राम का जो प्रमुख है वो क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। ये व्यवस्था कहाँ पर प्रचलित थी? हमारे ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। उसके अलावा अगर हम विश्व की बात करें तो अनेक ग्राम मिलकर किसका निर्माण करेंगे? विश्व का निर्माण करेंगे। और विश्व का जो प्रमुख है वो क्या कहलाएगा? विश्वपति कहलाएगा। अनेक ग्राम मिलकर किसका निर्माण करेंगे? विश्व का निर्माण करेंगे और विश्व का प्रमुख क्या कहलाएगा? विश्वपति कहलाएगा। उसी तरह अनेक विश्व मिलकर
जन का निर्माण करेंगे और जन का प्रमुख जनपति या राजा कहलाता था। जन का प्रमुख जनपति या राजा कहलाता था। ये जो थी वृहत्तम इकाई थी ऋग्वैदिक काल की, और सबसे लघुतम इकाई थी पुलव। सबसे लघुतम इकाई थी पुलव। ये सारी चीज़ों को समझना आपके लिए अनिवार्य है, फिर कल से प्रश्न आपसे बड़ी आसानी से बनेंगे। ठीक है, तो ये आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, इस तरह से आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो होती थी वो बटी हुई थी। कुल का मुखिया कहलाता था कुलव। ठीक है, ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामिणी। विश्व का जो प्रमुख है वो कहलाता था विश्वपति, और जन का प्रमुख कहलाता था जनपति या राजा। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आखिरकार ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी कि जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, और हमको यहाँ पे जनतांत्रिक संगठन के बारे में ध्यान रखना है। आखिरकार जो हमारा ऋग्वैदिक काल है उसमें जनतांत्रिक संगठन किसे कहा गया है? जनतांत्रिक संगठन हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो याद कर लो, सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत ये जनतांत्रिक संगठन थी। और हम यहाँ पर बात करते हैं जनतंत्रात्मक शासन। जनतंत्रात्मक शासन की तो राजा का चुनाव समिति करती थी। राजा का चुनाव जो है वो कौन करती थी? समिति करती थी। और समिति आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। राजा को पदच्युत करना या पद पर बनाए रखना बनाए रखने की जिम्मेदारी समिति की होती थी। समिति की होती थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये सभा क्या होती थी। समिति तो आम लोगों की सभा थी, सामान्य जनता थी। सभा जो होती थी श्रेष्ठ एवं विद्वान लोगों का समूह था। विद्वान लोगों का समूह था। समिति आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके अलावा विदत क्या होता था? विदत में उपज का बंटवारा एवं लूटे गए धन के बंटवारे के बारे में चर्चा किया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो राजा का चुनाव है वो कौन करती थी? समिति करती थी। और ये समिति कौन होते थे? ये आम जनता या आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। और राजा को हटाना, ठीक है, या राजा को उसके पद पर बरकरार रखने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती थी? समिति की होती थी।
समिति चाहे तो राजा को हटा सकती थी या उसके पद पर बरकरार रख सकती थी। यहाँ पर राजा को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। समिति जो है वो राजा को कंट्रोल करके रखती थी, ठीक है। और यहाँ पर राजा की मदद करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे, और राजा की मदद करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिसको हम लोग स्पर्श पूरब भी बोल सकते हैं। तो जो मदद करने वाले अधिकारी होते थे ना, उसे रत्नीन कहा गया है, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में जो राजा की मदद करते थे उसे रत्नीन कहा गया है। और यहाँ पर राजा को कर वसूलने की अधिकार, यहाँ पर जो राजा है उसे कर वसूलने का भी कोई अधिकार नहीं था। ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल में राजा को कर वसूल करने का भी कोई अधिकार नहीं था। यहाँ पर जो प्रजा है वो स्वेच्छा से राजा को कर देती थी, उसे बलि कहा गया है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में जनता राजा को स्वेच्छा से कर देती थी, इसे बलि कहा गया है, बलि, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो जनता है वो स्वेच्छा से राजा को कर देती थी, इसे ही क्या कहा गया है, बलि कहा गया है। अर्थात ऋग्वैदिक काल में राजा के पास अधिकार नहीं होते थे, समिति जैसा बोलेगी वैसे राजा को करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ते हैं, राजा के अधिकार में काफ़ी वृद्धि होती है, ठीक है। और यहाँ पर तो राजा के पास कोई अधिकार नहीं था, यहाँ पर राजा के पास कर वसूलने का भी अधिकार नहीं था। तो सभा क्या होता है, ऐसा पूछा जाए तो सभा जो होता है वो श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की एक संस्था थी। इसमें काफ़ी विद्वान वर्ग लोग बैठते थे और विशेष कार्यों के लिए या उनके समाज में कुछ नियम बनाने हों, ठीक है, तो उसके लिए इसमें डिस्कशंस होते थे। और समिति जो है वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और विदत उपज का बंटवारा एवं लूटे गए धन के बंटवारों के बारे में विदत नामक संस्था में चर्चाएं होती थी। अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में जनतंत्रात्मक संगठन क्या क्या है, तो सभा, समिति और विदत, सभा, समिति और विदत, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ें। चलो, तो गुरु ज्ञान पर्व, तो हमारे साथ पीएससी एकेडमी में गुरु ज्ञान पर्व चलाया जा रहा है, जिसमें आपको विशेष छूट मिलेगा। तो इस छूट का फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाएंगे। हमारे सभी कोर्स, ठीक है, हमारे सभी कोर्स पर विशेष छूट दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ पीएससी एकेडमी में अभ्यास बैच चलाया जा रहा है। सीजीपीएससी के लिए अभ्यास बैच, सीटेट के लिए अभ्यास बैच, सीजीटेट के लिए अभ्यास बैच, व्यापम के लिए अभ्यास बैच चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि हमसे अभ्यास बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को जरूर कंटिन्यू करना है। और इसका जो मात्र शुल्क है, न्यूनतम शुल्क आप बोल सकते हैं 499 रुपये है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी हमसे जुड़कर अभ्यास बैच की तैयारी जरूर कीजिए, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो, सुमेलित करना है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की। अगर हम बात करते हैं, एक साइड दिया है ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत। तो आपको पहचानना है, मैंने अभी बताया था ऋग्वेद मंत्रों एवं स्तोत्रों का संकलन है, ठीक है। तो ऋग्वेद में आप लोग याद कर सकते हो ईश्वर महिमा। अब सामवेद है संगीत। चलो, सबसे पहले आपको सरल वाली चीज़ों में लेके चलते हैं। संगीत, तो 4 किसमें दिखाई दे रहा है, सी का 4, ठीक है। तो सी का 4 इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। यजुर्वेद आप लेके चलेंगे, ठीक है। अथर्ववेद तो सीधा दिखाई दे रहा है आपको बलिदान विधि, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद में यज्ञ, ऋग्वेद में औषधियों से संबंधित, ठीक। चलो, तो याद करते हैं हम लोग। ए से आ जाएगा 3, ठीक, ए का 3 इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है। अथर्ववेद 2, ठीक। तो यहाँ पे चलो देखते हैं ए का 3। तो सबसे पहले ऋग्वेद में लिख लो ए का 3 औषधियों से संबंधित, ठीक। अथर्ववेद, उसके बाद अथर्ववेद में तो हमें याद करना है बी का 2 बलिदान विधि, क्योंकि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण के बारे में दिया गया है।
सामवेद में आपको दिया गया है संगीत के बारे में, और यजुर्वेद में ईश्वर की महिमा। ठीक है, लेकिन ये जो है आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, इसमें कैसे कंफ्यूज होगे, तो आपको याद करना है यहाँ पे श्रोतों का वर्णन, मंत्रों का वर्णन हम लोग किसमें करते हैं जी? मंत्रों का वर्णन हम लोग करते हैं किसमें? मंत्रों का वर्णन हम लोग किसमें करते हैं? मंत्रों का वर्णन हम लोग करते हैं ऋग्वेद में। तो आपको वन लगाना है। कई बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसको औषधियों से संबंधित ले लेते हैं। मैंने इसको इसलिए बताया है क्योंकि जैसे कि मैंने उपवेद बताया था ना, ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को बताया था, तो कई लोग इसको औषधि ले लेते हैं। तो आपको औषधि नहीं लेना है, आपको लेना है इसका आंसर 1। ठीक है, 1 लेना है, मतलब ईश्वर की महिमा। अथर्ववेद में लेना है आपको बलिदान विधि। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया है जी। ठीक है, ऑप्शन ही गलत दिया है, मैंने सही बताया था शुरू में, आपको उसी टाइप से इसको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व किए थे, तो यहाँ से देख लीजिएगा, है ना, ऑप्शन को यहाँ पे गलत बता दिए हैं, तो हमको इसको थोड़ा सा उसी टाइप से सॉल्व करते हुए चलेंगे हम। तो ऋग्वेद में आपको सबसे पहले याद कर लेना है। ठीक है, तो ऋग्वेद में तो ईश्वर महिमा आएगा ही। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर को, यहाँ पे इसको थोड़ा सा उल्टा सीधा दे दिए हैं, तो आपको ध्यान देना है। ऋग्वेद में हम लोग ईश्वर की महिमा तो करते ही हैं, क्योंकि ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण है। ठीक है, तो आपको यहाँ से आंसर को इधर लिख लेना है, ईश्वर की महिमा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको इधर लिख लेना आप लोग। ठीक है, ऑप्शन को छोड़ देना, कभी कभी ऑप्शन इधर उधर दिया रहता है। उसके अलावा अथर्ववेद की हम बात करते हैं, तंत्र मंत्र वशीकरण। ठीक है, अथर्ववेद अब यहाँ पर दिया गया है औषधियों से संबंधित, और यहाँ पे दिया गया है बलिदान विधि। तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण और औषधि लिख लेना, इसमें औषधि के बारे में भी दिया गया है भाई। उसके बाद हम लोग याद करते हैं सामवेद। ठीक है, सामवेद में लिख लेना आप लोग संगीत फटाक से। उसके अलावा अगर हम बात करें यजुर्वेद में लिख लेना आप लोग बलिदान विधि। ठीक है, यजुर्वेद में लिख लेना बलिदान विधि। अब देख लो कौन कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ए ऑप्शन सिर्फ एक जगह में दिखाई दे रहा है, और अथर्ववेद का तो औषधियों से संबंधित है, मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो तो सही नहीं दिखाई दे रहा है ना, मतलब हमारा टोटल जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो इस तरह से आपको ये साइड में मैंने आंसर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आंसर देखना है आपको। ठीक है, कभी कभी जो हमारा जो विकल्प है वो भी गलत दिया रहता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने साइड में आंसर लिख दिया हुआ है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब फिर से हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है, ऋग्वेद और उसके उपनिषदों के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से उपनिषद किसके हैं, तो इस तरह से आपको मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोगों को मैच करना है। तो चलिए, किसी को पता होगा आंसर तो आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प ए हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। और कल इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं लेके आऊँगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ए का 4 लेते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद हो जाता है, ऋग्वेद का जो उपनिषद हो जाता है वो पंचविश हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सामवेद का शतपथ। ठीक है, अथर्ववेद का हो जाएगा आपका ऐत्रेय, और यजुर्वेद का हो जाएगा आपका गोपद। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। तो आंसर हो जाएगा हमारा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में जादुई माया एवं वशीकरण का वर्णन है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। और इसके उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कल मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आपसे ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद वाले जो प्रश्न है वो भी बनेंगे। आज थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा, तो जो हमारा अभी क्वेश्चन में डाउट था, जिसमें विकल्प में गलत दिया गया था, उसी प्रकार के प्रश्नों को कल हम लोग और लेके आएंगे। जब हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हमसे प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, और हमसे रोज़ जुड़कर अभ्यास बैच में आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, तो सभी बच्चों को थैंक यू।